हाय एवरीवन। शॉर्ट सीरीज़ 3.0 का ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 16। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल और उसकी समरी मतलब उसको एक समरी फॉर्म में डिस्कस करेंगे, लेकिन सारी ही बातें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को यहाँ पर देखने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है। सो मोस्टली 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं, आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में भी सेक्शन सी में भी, दोनों के लिए ही ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास मैंशनड है, उसको ज्वाइन कीजिए जिससे कि सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस, बुक्स, पीडीएफ एट्सेट्रा आप लोगों को मिल सके। ओके। तो जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो अक्रॉस द सेल मतलब हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर एक हम बात करें तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये एक बाइलेयर मेम्ब्रेन है, 2 लेयर्स पाई जाती हैं इसमें। और अगर मेजर किस चीज़ से मिलके बनी होती है ये हम बात करें इसके बारे में, तो लिपिड से मिलके ये बनी होती है, जहाँ पे इसके अंदर का जो साइड होता है, अंदर का जो एरिया है, ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि ये वाटर को हेट करता है एरिया, पानी से दूर रहता है ये एरिया। और जो बाहर का एरिया है ये आपका हाइड्रोफिलिक एरिया है, या जो ये वाला पार्ट है लिपिड्स का, ये वाटर लविंग है। तो ये वाटर के कनेक्शन में या वाटर के क्लोज विसिनिटी में रहना पसंद करता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कुछ होती हैं जो कि पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को ट्रैवर्स करती हैं, जिसको कि हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, और कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पेरीफेरी पे मिलती हैं, इधर ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड या फिर साइटोसोलिक साइड पर। ठीक है। इनका सबका अपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें सेल में मेम्ब्रेन पर देखने के लिए मिलती हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं। अब सेल को क्रॉस कराना है हमें चीज़ों को, इधर बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की तरफ। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हम देखते हैं दैट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, मतलब कि जहाँ पे कोई भी एनर्जी की ज़रूरत हमको नहीं पड़ रही, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो मूवमेंट जब एक ऐसी डायरेक्शन में होता है चीज़ों का जो कि उसके जिसके लिए कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सिंपल है। अगर आप समझेंगे, अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ के देखें, तो फॉर एग्जाम्पल जब आप कुछ ऐसा काम करने के लिए जाते हैं जो दुनिया के से अलग है, मतलब जो दुनिया में भीड़ के साथ नहीं चल रहे हो अगर आप, तो डेफिनेटली आपको उस काम को करने के लिए एक एनर्जी, एक चाहत, एक अलग सी हिम्मत और मेहनत लगती है। और वो मेहनत आप बोल सकते हो कि एनर्जी के फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। सो दैट इज़ वाई अगर कोई चीज़ नॉर्मल के ऑपोजिट हो रही है तो उस काम को करने में एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, और वहाँ जो प्रोसेस है उसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन अगर आप भीड़ के साथ चल रहे हो, लेट्स से आप किसी एक ऐसे स्टेशन पे रुके जहाँ पे बहुत भीड़ है और ट्रेन से आपके साथ कम से कम 100 लोग उतरने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतरने में या चलने में। आप यूं ही फ्लो के साथ बहते चले जाएंगे। जैसे कि आपने अगर कभी मेट्रो में ट्रैवल किया है दिल्ली में, तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि जब कभी भी चीज़ का मूवमेंट, जब कभी किसी भी जो सब्सटेंस है उसका मूवमेंट खुद की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से खुद की कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, मतलब डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं एक पैसिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब क्योंकि हम साथ में बहते चले जा रहे हैं भीड़ के, हम कुछ अलग से अपना दिमाग लगा के अलग से कुछ काम नहीं कर रहे, सो वी डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसमें से कि सबसे पहला जो टाइप है दैट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करते हैं, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये सब सेम शब्द हैं। ठीक है। क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। और ये तब तक मूव करते हैं जब तक कि ये इक्विलिब्रियम को रीच नहीं कर जाते। मतलब अगर ये मेम्ब्रेन है और अगर मॉलिक्यूल इससे इस तरफ जा रहे हैं, तो लेट्स से अगर इस तरफ 5 मॉलिक्यूल्स थे और इस तरफ 3 मॉलिक्यूल्स थे, तो मॉलिक्यूल इससे इस तरफ तब तक जाएंगे जब तक इधर भी 4 ना हो जाए और इधर भी 4 ना हो जाए। ठीक है। इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक हमको जाना है। अब इसमें भी डिफ्यूजन के भी 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल का मतलब बेसिक सा प्रोसेस है,
इसको करने के लिए हमको कोई मदद नहीं लगेगी। सिंपल का मतलब कुछ एक्सटर्नल हेल्प हमको नहीं चाहिए इसको करने के लिए। तो पैसिव मूवमेंट है सब्सटेंस का, डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को ट्रैवर्स करती हैं, मतलब पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में वो प्रेजेंट है। तो चीज़ें जो कि निकलना चाहती हैं यहाँ से इस तरफ या क्रॉस करना चाहती हैं बेसिकली मेम्ब्रेन को, और अगर वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बीच के एरिया के लिए कंफर्टेबल नहीं है, मतलब कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो उनको एक ऐसी जगह से हमको लेके जाना होगा जहाँ से वो आसानी से जा सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमको प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, और प्रोटीन्स का जो इनर एरिया है वो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल है, तो वो वहाँ से आराम से क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है इन प्रोटीन्स की, वो हो गया सिंपल डिफ्यूजन, और जहाँ हमें इन प्रोटीन्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड का मतलब हेल्प, फैसिलिटेशन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान ये रखना है कि ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही हो रहा है, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अभी तक हम नहीं जा रहे, क्योंकि जैसे ही हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करेंगे, मतलब कि अगर हमने बोला कि जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी कम कॉन्सेंट्रेशन से अपनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ये होगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द फ्लो। यहाँ हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, अभी तक हमें एनर्जी नहीं चाहिए। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपका डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही जा रहा है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे हमें प्रोटीन की ज़रूरत है जो कि एक चैनल की तरह या एक कैरियर की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, अब क्या क्या सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, अगर मैं बात करती हूँ सिंपल डिफ्यूजन से, तो सिंपल में क्योंकि हमें प्रोटीन नहीं चाहिए तो हम ऐसी चीज़ों को क्रॉस करवा सकते होंगे जो कि हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट से बहुत ओके हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है उस एनवायरनमेंट में जाने में। ठीक है, तो नॉन पोलर चीज़ें, अगेन आपको पता है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर के लिए वही एक जैसा सा एनवायरनमेंट देगा। हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस, फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ये सब आपके इस रास्ते से जाएंगे। इसके अलावा पोलर मॉलिक्यूल भी जा सकते हैं कुछ, जैसे कि पानी, यूरिया या स्मॉल एल्कोहल, बेसिकली छोटे मॉलिक्यूल्स जिनके लिए हमें किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से कौन ट्रैवल करता है, पोलर या चार्ज्ड सॉल्यूट्स, वो चीज़ें जिनके ऊपर कोई चार्ज पाया जाता है या जिनमें कोई पोलैरिटी मिलती है। ग्लूकोज, बड़े मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, कुछ वाइटामिन्स, आयंस जैसे कि पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। फिर चलते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस अगेन इट इज़ अ पैसिव मूवमेंट। अब यहाँ पे खास बात क्या हो रही है, अभी तक जो भी हमने देखा इस पैसिव प्रोसेस में, मतलब कि डिफ्यूजन में आपने देखा कि सॉल्यूट्स मूव कर रहे हैं, सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं। इन जनरल पानी मूव नहीं कर रहा, मतलब जो सॉल्वेंट है या पानी है वो मूव नहीं कर रहा। ऑस्मोसिस में हम देखेंगे कि मूवमेंट वही है, पैसिव ही है, एटीपी की ज़रूरत नहीं है हमको, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो कुछ चीज़ों के लिए सिलेक्टिव है, मतलब कुछ ही चीज़ों को वो अपने थ्रू क्रॉस करने देगी, सबको नहीं क्रॉस करने देगी। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अगेन कहाँ से कहाँ, एरिया ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि डाउन हिल मूवमेंट या फिर डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर बोल सकती हूँ कि थ्रू टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कोई भी टर्म इस्तेमाल होगा मतलब वही है। सॉल्वेंट वाटर इन द लिविंग सिस्टम्स। ठीक है, अब चलते हैं एक्टिव प्रोसेसेस की तरफ। तो एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे चीज़ें अपनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही हैं, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4
5 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो पैसिव में क्या होता, पैसिव में अगर यही सिचुएशन होती 5 और 3 तो ज़्यादा से कम की तरफ जाता, लेकिन ये पैसिव में होता। और एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा, अपनी कम कॉन्सेंट्रेशन से अपनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ क्योंकि ऑपोजिट काम हो रहा है, भीड़ से अलग चल रहे हैं हम, तो हमको एटीपी की या एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जो दुनिया कर रही है, जिस रास्ते पे सब चल रहे हैं, उस रास्ते पे चलने पे मेहनत नहीं लगती, लेकिन वो काम जो आप खुद के दिमाग से खुद से सोच के करने वाले हैं, भीड़ से अलग करने वाले हैं, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है। तो इसीलिए अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ महान काम, कुछ बड़ा, समाज के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए, पेरेंट्स के लिए, किसी के भी लिए, या किसी के नहीं भी लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको उस काम को करने में मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आप उस काम को कर लेंगे, उस टारगेट को अचीव कर लेंगे, विच इज़ ऑफ कोर्स हैविंग अ वेरी पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट या पॉजिटिव काम है, तो वो काम करके आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो इसलिए वो काम करना चाहिए इन जनरल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि जहाँ पे सेल एनर्जी खर्च कर रही है, ठीक है, सब्सटेंस को मूव करा रही है अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे करा रही है, बाय ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि कैरियर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या हो गई, कैरियर का प्रेजेंस। तो एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है वो कैरियर को इस्तेमाल करता है, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो कैरियर चैनल दोनों को इस्तेमाल करता है। ठीक है, नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है कि सिंपल चीज़ें मूव कर रही हैं अपनी कम कॉन्सेंट्रेशन से अपनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे, पंप्स या कैरियर्स की मदद से एनर्जी को इस्तेमाल करके। एनर्जी कौन दे रहा है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस के कारण एनर्जी मिल रही है। कौन कौन सी चीज़ें ऐसे मूव करती हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोराइड, एटसेट्रा आयंस। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, यहाँ पे कपल्ड ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि जो ये वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे दो चीज़ें क्रॉस करेंगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, यूजिंग एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोडियम और प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन्ड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको इस प्रोसेस में डेफिनेटली कोई भी आयन क्रॉस कर रहा होगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, एनर्जी सप्लाई हो रही है। अब इस प्रोसेस में एक के साथ में दूसरी चीज़ भी मूव कर जाती है, तो एक को जो एनर्जी मिली उसको वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहा, बट इनडायरेक्टली उसकी सपोर्ट से यहाँ पे चीज़ें मूव कर रही हैं। तो जैसे एंटीपोर्टर्स होते हैं, मूव ये कराते हैं सोडियम या प्रोटॉन को, एंड अनदर सब्सटेंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सिम्पोर्टर्स का मतलब होता है, तो बेसिकली आप यहाँ देखेंगे तीन बातें होती हैं। एक होता है यूनिपोर्टर। यूनिपोर्टर का मतलब जो एक ही तरफ ट्रैवल करा रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ एक बार में जा रही है। फिर होते हैं जो दो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। अब दो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट में एक होते हैं एंटीपोर्टर, एक होते हैं सिम्पोर्टर। एंटीपोर्टर का मतलब जो एक इस तरफ चीज़ जा रही है, एक अंदर से बाहर, एक बाहर से अंदर। ठीक है, और सिम्पोर्टर का मतलब होता है जहाँ पे दोनों चीज़ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एंटीपोर्टर का एग्जाम्पल लें तो कैल्शियम, प्रोटॉन आउट ऑफ सेल्स, सिम्पोर्टर में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स इनटू द सेल्स। चलते हैं ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स की तरफ। तो वेसिकल्स में जो ट्रांसपोर्ट है ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें कि जो चीज़ें हैं वो सेल के अंदर या सेल से बाहर मूव करती हैं वेसिकल में, जो कि बर्ड कर रही है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको एनर्जी चाहिए सप्लाइड बाय एटीपी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ थी, इस चीज़ के कारण इस मेम्ब्रेन की इस तरीके से बर्डिंग हुई। ठीक है, और वो चीज़ सेल के बाहर या सेल के अंदर जैसा भी होगा उस तरीके से मूव करेगी। सबसे पहले यहाँ पे तीन प्रोसेसेस के बारे में बात होती है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है जब जो चीज़ें हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, वो सेल के अंदर मूव कर रही हैं वेसिकल्स में, उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस तीन टाइप के होते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और बल्क फेज एंडोसाइटोसिस। सबसे पहले रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे लाइगेंड रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स है
वो क्या बोलता है, वो जो क्लैथरिन कोटेड पिट है या जो वेसिकल्स हैं बेसिकली, उनको इनफोल्डिंग करवाता है उनकी, जिसके कारण एक वेसिकल बनती है जिसमें कि लाइगेंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे इस तरीके से कुछ उसकी इनफोल्डिंग हुई। यहाँ पे आपका क्लैथरिन जो मतलब कोटेड, ये कोटिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कोटिंग हट जाएगी। कोटिंग हटने के बाद में सिर्फ यहाँ पे जो भी आपका एंडोजोम वगैरह का फॉर्मेशन, उसका फ्यूजन होगा उससे, एक्सक्यूज़ मी, और फिर अल्टीमेटली जो लाइगेंड है वो आपका सेल के अंदर रिलीज़ हो जाता है, और ये जो कोटिंग्स वगैरह हैं या जो रिसेप्टर था वो वापस से आपका मेम्ब्रेन पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपका रिसेप्टर था, रिसेप्टर से आके जो भी चीज़ थी उसने बाइंड किया, फिर ये रिसेप्टर यहाँ पे आ गया, उसके बाद में लाइगेंड वापस बाहर रिलीज़ हो गया और रिसेप्टर वापस से आपका सेल पे चला गया। ये हो गया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे जो लाइगेंड्स होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? ट्रांसफेरिन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स LDLs, कुछ वाइटामिन्स, सर्टेन हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज़। चलते हैं फैगोसाइटोसिस की तरफ, या इसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग, सेल ईट कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेल के अंदर आता है आफ्टर स्यूडोपोड्स एनगल्फ इट टू फॉर्म अ फैगोसोम। ठीक है, तो क्या होगा कि स्यूडोपोड्स बाहर की तरफ निकलेंगे, वो जो सॉलिड पार्टिकल घूम रहा है उसको इनगल्फ करेंगे और अंदर सेल के अंदर एक फैगोसोम का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स रहते हैं वो रहते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, एजिड और डेड सेल्स। थर्ड पॉइंट आता है बल्क फेज एंडोसाइटोसिस, सेल का ड्रिंकिंग। तो फैगोसाइटोसिस में हमने देखा कि सेल का ईटिंग, बल्क फेज एंडोसाइटोसिस में सेल ड्रिंक कर रही है, तो बेसिकली फ्लूइड जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो सेल के अंदर जाता है टू फॉर्म अ वेसिकल, सॉल्यूट्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो आपने एक और नाम सुना होगा पिनोसाइटोसिस या फिर फैगोसाइटोसिस, तो पिनोसाइटोसिस भी सर्टेन सॉर्ट ऑफ टर्म है, सिमिलर सॉर्ट ऑफ। फिर आते हैं एक्सोसाइटोसिस की तरफ। तो अब जैसे एंडो में सेल के अंदर आ रही थी चीज़ें, तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस है वो सेल के बाहर जाएंगे इन अ सिक्रीटरी वेसिकल। तो जब सेल कुछ सिक्रीट करती है तो सिक्रीटरी वेसिकल्स में जो सब्सटेंसेस है वो सेल से बाहर जाते हैं, ये फ्यूज़ करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीजेस देयर कंटेंट इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे कौन हो सकता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह। आपने देखा होगा कई बार ये एंजाइम डायग्राम इस प्रकार का, कि इस तरीके से यहाँ पे ये बने हुए हैं, इसमें चीज़ें आई और फिर वो चीज़ें बाहर की तरफ रिलीज़ हो गई, है ना, बाहर वेसिकल्स आई और फिर चीज़ें बाहर की तरफ रिलीज़ हो गई, जिसमें कि एसिटाइल कोलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। फिर चलते हैं ट्रांससाइटोसिस की तरफ। मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू अ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोसाइटोसिस ऑन वन साइड एंड एक्सोसाइटोसिस ऑन द ऑपोजिट साइड। सब्सटेंसेस जैसे कि एंटीबॉडीज़ अक्रॉस एंडोथेलियल सेल्स, ये कॉमन रूट है सब्सटेंसेस टू पास बिटवीन ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पे वो चीज़ें जो भी सब्सटेंसेस हैं वो मूव करते हैं एक साइड पे एंडोसाइटोसिस की तरफ मदद से, और दूसरी साइड पे जो एक्सोसाइटोसिस की मदद है उसकी मदद से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों ही प्रोसेसेस के बारे में बात की, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो उनकी हर एक चीज़ के बारे में मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर से मुझे मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, कहीं पे भी आप लोग बता सकते हैं। और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, तब तक रिवीजन कीजिए वीडियोस का जो मैंने अभी तक दे दिए हैं आपको। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने दे दी हैं अभी तक, आपको उन सबको रिवाइज़ कीजिए कम से कम 3 से 4 बार। शॉर्ट सीरीज़ का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसको भी देख लीजिए। इसके अलावा माइंड मैप सीरीज़ जो है उसको भी देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अब तो एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आपका आ ही गया है, और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, खूब मेहनत से पढ़ाई करो, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करो। बाय।